नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप मुझे देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड पर। और जैसा कि हम आपसे वादा करते कि हर बार अपने पॉडकास्ट पर एक से एक ऐसी शख्सियत को लेकर आएंगे जिससे आप रूबरू तो होंगे, साथ में जान पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और खासतौर पर जो पॉलिटिकल व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे हम हरियाणा की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं, जनहित के मुद्दे उठाते हैं, जन सरोकार की बातें उनसे होती हैं। तो आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, शिक्षा मंत्री हरियाणा के महिपाल ढांडा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार। आपसे मुलाकात हो रही प्रमोशन के बाद, पहले राज्य मंत्री, अब आप सीधे कैबिनेट में। और पहली दफा भी जब कैबिनेट में हिस्सेदारी थी तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे। इस बार भी कैसा चल रहा है, पहले तो ये बताइए कि आपका ये कार्यकाल। देखिए, हम सेवा करने के लिए राजनीति में हैं। मन लगा के काम करना, लोग कुछ उम्मीद से आते हैं और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना। आदमी के जीवन का कोई न कोई लक्ष्य होता है। किसी का लक्ष्य सेवा करना है, किसी का लक्ष्य मस्ती करना है, किसी का लक्ष्य अपने परिवार को ऊंचाइयों पे लेके जाना है, किसी का लक्ष्य इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का। अलग अलग सबके टारगेट हैं। तो हमारी सरकार का भी एक टारगेट है, भारत माता की जय। भारत सब ओर से विकसित बने, श्रेष्ठ बने। तभी कुछ स्लोगन भी दिए जाते हैं, एक देश श्रेष्ठ देश है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। ये जो बात कही गई है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये अपने आप में पूरे एक ग्रंथ हैं, बहुत विस्तृत है। इन पर काम करना, इस चीज की जिम्मेवारी जनता ने हम लोगों को सौंपी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नायब जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलके अपने देश को विकसित देश बनाना, अपने प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना, और इससे संबंधित जो भी काम होते हैं वो सब ईमानदारी से बखूबी करना। और उसी में मेरे जिम्मे जो काम है वो शिक्षा है, आर्काइव है और पार्लियामेंट्री अफेयर है। हमारा सेशन ठीक चले, सब तरह की व्यवस्थाएं विधानसभा में ठीक ठाक हों, और शिक्षा में कुछ नया हो, रोजगार परक हो, नैतिक मूल्य से ओतप्रोत हमारे बच्चों का जीवन बने, अपनी संस्कृति जीवंत, अपना धर्म जो इतना विकसित है उसके बारे में संपूर्ण नॉलेज हो, जो कि बहुत विस्तृत है, संभव नहीं है, मगर उसका प्रयास करना। ये अनेकों अनेक काम ये मेरे जी में भी है। आर्काइव में भी जितने नोट्स पढ़े हैं, महावाक्य पढ़े हैं, जो कहीं खो गए थे, उनको प्राप्त किया है, उनको म्यूजियम में रखा है। किन किन महानुभावों के क्या क्या विचार रहे हैं, उनके लेख क्या हैं, ये सारे भी इकट्ठा करना। ये लगभग 2 करोड़ के आसपास में पेज बनते होंगे। अभी मैं उसी को चेक करवा रहा हूँ। अभी वो मेरे अधिकारी भी अभी आके गए हैं कि भाई सर इस पे हमने क्या करना। तो उसमें मैंने ये कहा कि भाई जितने भी ये पेज हैं ये सारे इकट्ठा करो, और एक एक व्यक्ति के जीवन में किसने कब क्या कहा, क्यों कहा, उसके फिर पिक्चराइज करना, उसकी प्रदर्शनी लगाना, लोगों को उनका महत्व पता लगे, किस प्रकार के लोग हमारे यहाँ हुए, कितना शौर्य, कितनी वीरता और कितने बलिदान कैसे उन लोगों ने किए हैं, और कैसे वो हमारे लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन सकते हैं। ऐसे अनेक काम जो डिपार्टमेंट के जरिए हमें करने हैं, हम लोग उसी में लगे हुए हैं।
आपकी कार्यशैली, आपकी जो भाषा शैली, उस पे अगर ध्यान दिया जाए तो लगता है कि शाखा से निकलकर आए हुए व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं। स्वयंसेवक से लेकर आज कैबिनेट के मंत्री तक का सफर आपने तय किया है। जैसे बीजेपी ने हिस्ट्री क्रिएट की जीत की हैट्रिक के साथ, आपने भी हिस्ट्री बनाई अपने आप के लिए, 3 बार चुनाव, 3 बार जीत। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, ये मेरे लिए बड़े फक्र की बात है। और आज मैं जो भी हूँ मेरे संगठन की बदौलत हूँ। व्यक्ति निर्माण करना यही संघ की शाखा का काम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संघ में होता क्या है, समझाओ। तो एक लाइन में थोड़ी समझा सकते हैं हम। उनको कहते हैं कि देखो भाई, अगर आपने संघ को समझना है तो उसकी शाखा में जाना पड़ेगा। और शाखा में 1 घंटे की शाखा में आप वो कर जाओगे कि आपको पता नहीं लगेगा कि आपका कब जुड़ाव आपका इतनी बदलाव कम हुआ। उम्र में आप कैसे जुड़े? कोई मैं तो किस्सा था, कोई 8वीं क्लास में पढ़ता था। किसने मार्गदर्शन किया, कैसे संपर्क में आए आप? हाँ, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो सफीदों में तो एक शाखा लगती थी रोड के बिल्कुल साथ में। तो मेरे 2-3 दोस्त जाते थे, मैंने उनको खेलते हुए देखा उस शाखा में। छोटे छोटे हम थे ही, 8वीं क्लास में। और मैंने पूछा तू ये क्या कर रहा है? बोला मैं खेल रहा हूँ, शाखा में हूँ। मैं कहा ये क्या होता है? फिर उसने मुझे बताया। और वहीं से एक सुरेंद्र जी हमारे थे सफीदों के, आजकल दिल्ली में हैं। तो मैं उनके संपर्क में आया और धीरे धीरे उन्होंने शाखा लगानी शुरू करवाई। ये सब हुआ तो कब हो गया पता ही नहीं लगा। अब मैं उनको मानता हूँ कि भाई उन्होंने मुझे एक ऐसी लाइन दी, एक ऐसी दिशा दी कि जिससे मेरे जीवन में स्वयं में बहुत परिवर्तन मैं फील करता हूँ। नहीं, वो बदलाव दिखता भी है, आपकी विचारधारा वो झलकती है जब आप किसी चीज़ से जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन अब हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आप सिर्फ शाखाओं से संपर्क नहीं, आप संगठन का काम भी आपने बखूबी संभाला है। तो संगठन की जब बात आजकल आ रही तो हम बात करते हैं कांग्रेस के संगठन की। राहुल गांधी जी भी आकर गए हैं, आपने उनको लेकर भी तलख टिप्पणी की, मंदबुद्धि कहा कि वो 3 घोड़े बताए गए। आज मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि 3 घोड़े बता गए हैं, दौड़ने वाले घोड़े तो सिर्फ बीजेपी में रह गए। बना पाएगी कांग्रेस संगठन? देखिए, मैंने तल्ख टिप्पणी मंदबुद्धि वैसे नहीं कहा, उसको कारण था, वो आगे आपको बता दूंगा। बात तो उनके संगठन की है, हमारे संगठन की है। मैं अभी भोपाल में था तो माननीय राहुल गांधी जी भी भोपाल में थे। झीलों का शहर भोपाल ऐसे करके हजारों होर्डिंग्स लगाए। मैंने उसमें 3-4 चीजें देखी। वो सारे होर्डिंग 13 लोगों ने लगाए। मैं एक बहुत लंबा सफर किया भोपाल में, एक सिरे से दूसरे सिरे पे मैं गया था। 13 लोगों ने पूरा भोपाल आंट दिया और भर दिया पूरा तसल्लीत है। मैंने सोचा मैं बड़ा जुलूस पाएगा। बाय चांस में वहां मेरी कम्युनिटी के लोगों ने मुझे बुलाया था, जाट समुदाय के लोगों ने। उनका भाई हम लोग समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हो और आप हरियाणा से आए हो, मंत्री हो, तो भाई हमारे यहाँ चाय पीनी है। तो मैं उनका वहां चला गया तो रास्ते में ही था वो। जब मैंने देखा वहां पे मुश्किल से 400-450 लोग होंगे, बहुत मुश्किल से। और संगठन 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 से संकल्प, पता नहीं क्या क्या होर्डिंग्स भरे पड़े। संगठन सृजन अभियान चला रही कांग्रेस। तो ये मैंने उनको देखा भी वो कर क्या रहे हैं। मैंने किसी को भेजा, पूछा कि क्या है, तो उसने कहा जी आके न कुछ और तो बता। बोला बन लिया संगठन, संगठन तो जिनका। बोले कहा तो बोला कुछ नहीं। बोला ठीक है। हाँ, अब वो आदमी, मैंने आधा घंटा वहां पे रहा तो उसके ये सबक थे। बोला चलो जी क्यों आप भी, बोला कुछ हो कहने लगे। मेरे को ये कह रहा है वो समझाने के लिए, मतलब उसको भी समझ में नहीं आया होगा, हो सकता भी ना समझ। आप अगर उसको ना समझ में आया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी बहुत कड़ा हुआ था कि जी जो व्यक्ति
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में इतना बारीकी से सोचना पड़ता हो कि भाई हमसे बाहर जाने की जिसकी हिम्मत ही ना हो, जो अपने स्टेटों में अध्यक्ष ना बना सके एक, कि भाई ये एक अध्यक्ष है। और अपने यहाँ तो सीएलपी भी नहीं बना पाए। हाँ, वो भी नहीं बना पाए, एक जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए। कारण तो 4-4 अध्यक्ष बना दिए। अब लोग कंफ्यूज हैं, इनके कार्यकर्ता भी कौन से को अध्यक्ष मानने। अगर उसके पास चलेगा तो वो तो रीसी तीसी करेगा, उसके दर होगा तो वो इतना लंबा करेगा, इसलिए वो ही नहीं आते। वो कहते तुम भाड़ में जाओ, हमने जाना ही नहीं भाई। अब अध्यक्ष ये बना नहीं पाए, जिला के अध्यक्ष नहीं बना पाए। मनोहर लाल जी तो कह रहे थे, मनोहर लाल जी ने कहा कि हम बना देते हैं, हमारी मदद ले लो। मतलब आपके पास भी कोई ऐसा सुझाव है कि आप लोग मदद करेंगे? देखिए बात ये है, हमारा अपना संगठन जहां पर यही कांग्रेस के लोग और चौधरी देवीलाल जी की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, ओम प्रकाश चौटाला जी, बाकी दल जो हमें कहा करते बोले किए है बीजेपी के पल्ले, है ना, टिंडसी के बीज पर नचा देंगे, पता नहीं किस तरह के वाक्य बोला करते। मगर हम लोग बहुत संयम से सब सुनते भी थे और पूरे मनोयोग के साथ अपने संगठन को खड़ा करने के लिए गांव टू गांव जाते थे, लोगों को हाथ जोड़ा करते, भाई जुड़ो हमारे साथ, लागो भाई हमारे साथ। मगर 2012-13 से एक ऐसा तूफान आना शुरू हुआ और लोगों को माननीय मोदी जी में ऐसा कुछ दिखा, वो कहने लगा भाई यू है आदमी शेर जो देश के लिए कुछ कर सके, लीडरशिप जो काफी टाइम से नहीं दिख रही थी। बोले ये कर सका वो कुछ ना कुछ। लोग मतलब एकदम तूफान आया और जो हम लोग नीचे काम करा करते तो हमारे लिए एक आसानी होगी और पार्टी को, संगठन को खड़ा करने में। और आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भाजपा बन गई। अब हम लोग अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बना रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी को अब रसातल में चली गई और जानी भी चाहिए थी, जरूरी था। जरूरी इसलिए था कि भाई जब देश आजाद हुआ तो आजाद होते ही महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई अब कांग्रेस खत्म कर देनी चाहिए। किसी ने पूछा महात्मा जी क्यों खत्म करनी चाहिए? कहा कि भाई अगर इसको खत्म नहीं किया ना तो ये नासूर हो जाएगा और देश के लिए ठीक नहीं है, रसातल में ना जाए, मुझे डर है। नहीं माने क्योंकि स्वार्थ था ना। अगर कांग्रेस खत्म कर देंगे, कोई दूसरी पार्टी बनाएंगे तो कोई मानेगा नहीं। तो जवाहरलाल जी का नंबर थोड़ा नहीं आएगा, वहां तो बोस का नंबर था, सुभाष चंद्र बोस जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नंबर था, उनको तो कोई पूछता भी नहीं था। मगर क्योंकि महात्मा गांधी जी की वीटो पावर थी, वो उनका नहीं ये ठीक है, तो लोगों ने मान लिया। तो ये जो बेबस और लाचारी में खड़ी की गई पार्टी है, और जो भी संगठन बेबसी में, लाचारी में और विदेशी जिसकी नींव रखते हो, आजादी के बाद उसको खत्म ना करें तो उसमें जो जीन्स है वो आते रहते हैं। और फिर बेबसी और लाचारी में निर्णय ठीक नहीं होते कभी भी। आप हर जगह मार खाओगे जीत के भी, अगर आपने बेबसी और लाचारी में किसी चीज के साथ समझौता करके अगर चलना पड़े तो। जैसे सारी देश की रियासतें भारत में मिला ली, जम्मू कश्मीर अपने हाथ में ली, सुलझा ही नहीं पाए। कहे नहीं ठीक नहीं है, यहाँ पे यूएनओ में ले जाएंगे। क्यों ले जाओगे? देश का मसला था, देश में रहना चाहिए। मगर ले गए। लाचारी क्या थी, बेबसी क्या थी, कारण क्या था, नहीं बताया, ले गए बस। नासूर बनेंगे हमारे लिए। तो भला हो
मैं धन्यवाद दूंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कि इस देश के लिए इतना बड़ा काम करके गए कि वो तो परमानेंट बना रहे थे धारा 370 को, उन्होंने उनको टेम्पररी लिख दिया। अगर आज ये देश में जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हुई है या जम्मू कश्मीर बचा है तो बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब अगर उस पर टेम्पररी ना लिखते तो सवाल ही पैदा नहीं था। लेकिन इसको आज हटाया जा कांग्रेस सकता है। खुद राहुल गांधी बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, उसी संविधान को आप कह रहे हैं कि कश्मीर सुरक्षित है। अब एक साथ एक और सवाल जोड़ लेती हूँ अपनी बातचीत से। कुछ देर पहले एक्स पर पोस्ट आया राहुल गांधी का, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि हरियाणा महाराष्ट्र के भी चुनाव के डाटा को पब्लिक कर दिया जाए, डिजिटल फॉर्मेट में दे दिया जाए। कब वो तारीख होगी, क्योंकि इससे पहले वो ये भी बोल चुके कि बिहार में वो ब्लूप्रिंट दोहराया जाएगा जो महाराष्ट्र में दोहराया गया, जो किया गया था शुरुआत जिसकी। सारा मैच फिक्स है। देखो भाई, अब आप फिर ये बोलोगे आप मंदबुद्धि क्यों कह रहे हो। अब और क्या बोल रहे इनको बताओ, आप ही बताओ और क्या बोल रहे इनको। जिसके दिमाग में जिसकी जुबान पे जो बात आए उसी को बोल के ये कहना है कि ये सही है तो सही नहीं होगा। बाकी जो ये देश है और उसमें जो करोड़ों बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात पे नजर रखने वाले हैं, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे क्या? उनकी कोई राय नहीं है। उन्होंने अगर कहीं गलत लगा होगा क्या उन्होंने कोई लेख नहीं लिखे होंगे? देखिए, ये ऐसा व्यक्ति है जो देश से बाहर जाते ही अपना रंग रूप सब बदल लेता है। जितने भी इसके दिमाग में पर्सन ढूंसे जाते हैं ना, वो कौन ढूंसता राम जाने। वो सारे पर्सन और उसके उत्तर वो विदेश में जाके देते हैं। भारत में मुसलमान खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है। एक भी स्टेटमेंट उनके देश में है क्या? बाहर जाके बोला कि भाई देश का मुसलमानों खतरे में है। किस मुसलमान ने कहा भाई हम खतरे में हैं? उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जितने सुरक्षित हम भारत में, इतने सुरक्षित हम किसी देश में भी नहीं है। मगर दुनिया में जाके भारत की भद्द पीटनी कि भारत में जो अल्पसंख्यक है वो ठीक नहीं है, ये बोल रहे हैं। भारत का संविधान खतरे में है, कमाल की बात होगी। कौन सा संविधान खतरे में है बताओ? एक भी काम बस संविधान से बाहर जाकर कराओ, एक भी, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। कहीं भी इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक काम भी संविधान से बाहर हुआ हो, ले आए सारी कांग्रेस। और कांग्रेस में एक भी काम संविधान के अनुरूप हुआ तो एक ले आओ। और जो ये संविधान का कागज लेकर घूम रहा है ना, कागज में लिस्ट ऊपर के को जिलत है बस, उसमें भीतर संविधान नहीं है, कवर है। नहीं पता तो हाँ सर, वो कवर लेके घूम रहा है। और उन्होंने कहा संविधान बचाओ। तो पहले ये बताओ माननीय राहुल जी, आपने एक ऑडियंस पढ़ा था माननीय प्रधानमंत्री जी का, पाड़ के फेंक दिया, वो संविधान के अनुरूप पढ़ा था क्या? एक ही बता दो आप, बाकी तो मैं फिर देखूंगा। भाई आपने ऑडियंस पाड़ दिया, मुकदमा दर्ज होना चाहिए था संविधान के अनुरूप तो उनको है। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना था कि जिस देश की पार्लियामेंट ने बैठ के ऑडियंस बनाया है सरकार ने, आपने उसको पाड़ दिया। आपको क्या हैसियत थी पाड़ने की? और पाड़ के फेंक दिया, बोले ये संवैधानिक काम है। लेकिन ऐसे ऐसे कुछ कदम जो फैसले हुए, जो चीजें हुई, उसका परिणाम तो सामने आया कांग्रेस के। मैं आपसे पूछना था, जब अपना अभी पिछला लोकसभा परिणाम सामने आया, इसीलिए तो कह रहा हूं ना, लाचारी और बेबसी में जो दल बना था उसका खत्म होना निश्चित था। क्योंकि महात्मा गांधी जी जैसे महान आत्मा को पता था कि भाई ये लोग रहे तो ये वाकई में इस देश के लिए नासूर बनेंगे, और नासूर बने।
देर आए दुरुस्त आए, मगर देश की जनता ने एक निर्णय अच्छा लिया और वो ये लिया कि कांग्रेस का सफाया कर दिया, सफाया। देखो सफाया उत्ते कितना काम हुआ है। आप एक बात बताओ, 2014 से पहले ईमानदारी से देखो, कोई बोला तो है नहीं, सारे लोग समझदार भी हो रहे हैं, मीडिया भी देखे, आप लोग ही मीडिया वाले दिखा मारते हो भाई 20 साल बाद कोई प्रधानमंत्री इस देश में गया। एक जगह लिख रहा है 32 साल बाद गया, एक जगह लिख रहा है 55 साल बाद इस देश में गए। कल्पना करिए कि ऐसे भी देश हैं, इम्पोर्टेंट है, आप उन देशों में अपने डिप्लोमेट नहीं स्थापित कर पाए, राजनयिक नहीं भेज पाए, लेकिन संबंध नहीं बना पाए। इसको लेकर अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो विपक्ष ने यह भी कहा कि आप तो इतनी विदेश यात्राएं करते थे, अब मुश्किल घड़ी में ऐसे तनाव के वक्त में कोई भी देश आपके साथ नहीं आया। कौन कह रहा है? किस देश को साथ लेना था? हमें जरूरत ही नहीं है, क्यों लेना किसी को? अरे भाई ये कोई जवाहरलाल नेहरू का राज थोड़ी नहीं है। अगर एक छोटा सा कश्मीर का मसला था, अपने उल्टा आ गया यूएनओ में ले गए। अरे भारत में शेर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, गद्दी पे बैठते कहा था ना खाऊंगा ना खान दूंगा, ना डरूंगा ना डराऊंगा, बल्कि आंख में आंख मिलाकर बात करूंगा। अगले अपनी बात पे वजन है बात का, उस पर चल रहे हैं। वो ठीक किया, क्या लेकिन इस जरूरत है बार भाई? तो कह रहे थे कि इतना सा फर्क रह गया, हम ठीक चल रहे थे तभी सीज फायर हो गया। उसको लेकर भी बहुत विरोध हुआ कि अंदर घुसकर मारा। ये ताकत आज हिंदुस्तान में थी, एक लीडरशिप की वजह से थी, लेकिन सीज फायर का अगर अनाउंसमेंट होता है वो अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, और ऐसे वक्त में किया जाता है जब बहुत कुछ किया जा ये सकता था। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, देश का उल्लू बना रहे हैं, इसलिए मंदबुद्धि बोल रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहूँ भाई, जब सर्वदलीय बैठक हुई, सारी दुनिया ने देखी है, सर्वदलीय बैठक में क्या फैसला हुआ? सर्वदलीय बैठक में फैसला हुआ जो करेगी सेना करेगी, जितना करेगी सेना करेगी, सेना का हाथ फ्री छोड़ दो, समय भी इनका, टाइम स्थान भी इनका, कार्रवाई भी इनकी। तो कहां किसने हस्तक्षेप कर दिया भाई? आप लोग उस सर्वदलीय बैठक में थे नहीं क्या? आपने इस पर सहमति जताई थी कि नहीं जताई थी? कब भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि सेना वापस आ जाओ या तुम कार्रवाई मत करो? और रही बात यह कि कोई भी देश बोल सकता है कि भाई युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति प्रिय होना चाहिए। हमने भी कहा था, इजराइल के साथ जब हुआ, फिलिस्तीन के साथ हुआ, यूक्रेन और रशिया में हमारे भी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी नहीं, किसी भी बात को इशू बनाना, मुद्दा बनाना बेवजह, तो उसको लोग मंदबुद्धि बोलेंगे। आप लोग जब सारे फैसले में हो और सब फैसलों के अंदर आपने कहा सेना करेगी कार्रवाई, सेना को लगा कि इतना उचित है, उन्होंने उतना किया है। सेना के हाथ किसी ने बांधे नहीं। पहली बार आज तक के आजाद भारत के इतिहास में रिकॉर्ड है कि पहली बार सेना के हाथ फ्री किए, तो सेना ने देखो चंद मिनटों में ही कैसे आतंकवाद का सफाया करा। देखिए भैया, हम लोगों ने तो अभी भी कह रहे, पहले कहते युद्ध कोई समाधान नहीं है, ये बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, हम लोग राम भगवान का देश है, कृष्ण का देश है। इसमें जितनी आवश्यकता है हम लोग उतनी कार्रवाई करें। जन हानि पहुंचाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। बेवजह किसी को आज तक भारत ने, इतिहास उठा लो, कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया है बेवजह, मगर अपनी रक्षा भी ना कर पाए हम लोग, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जितनी सेना को आवश्यकता लगी उन्होंने उसकी कार्रवाई की, और ये कहा है कि अभी बंद नहीं है। कहां सीज फायर हो गया? अभी भी बंद नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जब तक चलेगा जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा। एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब हम आते हैं आपके डिपार्टमेंट पर, एजुकेशन डिपार्टमेंट पर। एजुकेशन मिनिस्ट्री आपको मिली, वो डिपार्टमेंट आपको मिला, बहुत दायित्व वाला है, क्योंकि शिक्षा की लो से ही आप प्रदेश को, देश को या युवाओं को रोशनी दिखाकर रास्ता दिखा सकते हो। एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सवाल उठते हैं। साथ में अभी आपके ही जिले में बहुत सारे फर्जी स्कूल भी पाए गए। इस बार जो रिजल्ट आया 12वीं का, उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया कि 18 स्कूलों में कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ। 2-3 बातें आपने ऐसी कही हैं कि जो बताने योग्य है। पहली बार इस प्रदेश में
विपक्ष के इतने सवाल जवाब के बाद हमारे सरकारी स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट से भी ज्यादा अच्छा रहा, ये कहूंगा मैं। साइंस साइड से तो हमारा स्कूल का 1.5% ज्यादा और कॉमर्स और आर्ट में 1-1% पीछे रहा है। यानी जिसके बारे में विपक्ष दिन रात कोसता रहता है, टीचर नहीं है, ढांचागत विकास नहीं ये है, अगला सवाल है था ना, मेरा। ये सब चीजें नहीं है ना, उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आना, ये रिजल्ट ही उनके मुंह पे तमाचा है जो ऐसा बोलते हैं। लेकिन तो बहुत सुर्खियां बनी, नेशनल दूसरा हेडलाइंस क्या बनी। है कि भाई इन्होंने कहा कि भाई 18 स्कूलों में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। देखिए ये पता नहीं कहां से रिजल्ट निकाल के लेके आ जाते हैं। ये ठीक है कि कुछ स्कूलों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया और जैसे रिजल्ट आया टॉप 10 स्कूल भी टॉप बॉटम भी, नीचे वाले भी 10 और ऊपर वाले भी 10, मैंने तुरंत उनका मीटिंग बुलाया, कहां कमी रही है और आपने ऐसा क्या किया कि हम टॉप में आए और कमी कहां रही है। दोनों के बीच में बड़ा लंबा डिस्कशन चला, कुछ चीजें समझ में आई, जो रिजल्ट सामने है अब उसको हम लोग दुरुस्त कैसे करें, उसको कैसे ठीक करें और जो बेहतर है उसको और कैसे ज्यादा गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे कि ताकि सब और ज्यादा हर रोज वही बढ़िया रोड मैप रिजल्ट आपसे निकले, सर अच्छा समझना निकले, चाहती, वही रोड मैप वो समझना चाहती थी। चीज हो। हरियाणा हर चीज में अव्वल रहा है, अव्वल है। एजुकेशन में कहीं ना कहीं मार खाते हैं, हमारे पास डिग्रियां तो होती हैं लेकिन वो क्वालिटी एजुकेशन हमारे पास नहीं है। उसके लिए आपके पास कोई रोड मैप है? ये रही बात रिजल्ट में इतने बच्चे पास, वो मैंने पूरी डिटेल निकाली कि जो 18 स्कूल हैं उनमें सिर्फ एक स्कूल में 13 बच्चे थे, बाकी किसी में 1 या 2 बच्चा था। असल बात ये थी, वो सुर्खियां बनी वो अलग बात है, लेकिन एक रोड मैप क्या है? अभी पहले हम सुनते थे कि इतने नए स्कूल अपग्रेड हो गए हैं, इतने नए स्कूल बन रहे हैं, नींव पत्थर रखा जा रहा है। आज हम ये खबरें सुनते हैं, ये फैसले सुनते हैं कि इतने स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। हमारी एजुकेशन कहां जा रही है? सब कुछ निजीकरण की तरफ क्यों धकेला जा रहा है? एक भी स्कूल का निजीकरण नहीं हुआ। नहीं, उनका नहीं, मर्ज हुए, लेकिन प्राइवेट दुकानें खूब खुल गई हैं। मर्ज कहां हुए? देखो मैं वही कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें गलत कोई बोल देता, हम लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। मैं शिक्षा मंत्री जिस दिन बना, मैंने बैठते ही बहुत सारी चीजों को बहुत बारीकी से समझा और बहुत स्कूलों में गया और स्कूलों में जाके जब मैंने टीचर्स से कहा कि आपके स्कूल का रिजल्ट इसको फोकस करो, आप कल्पना करेंगे इतना कोऑपरेट किया उन लोगों ने कि प्राइवेट के बराबर आया और टीचर्स ने खुद खुश होकर कहा कि सर चिंता मत करिए, हम लोग अब देखना क्या होगा, और दिखाया उन्होंने क्या हुआ। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आपका एजुकेशन स्ट्रक्चर ही ऐसा आप लोगों ने बना के दिया हो कि जिसमें से कुछ ना निकले आउटपुट, तो ये पूर्व शिक्षा मंत्री भी आरोप लगा रहे थे किताबें नहीं पहुंचती। किताबों की खबरें तो हम भी पढ़ते थे, पहले भी नहीं पहुंचती थी। मैं वही कर रहा हूं, देखिए आपको जो शिक्षा मिल रही है कितनी गुणवत्तापूर्ण मिल रही है, इस पे आपने को फोकस करना चाहिए था, नहीं हुआ। मगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 लागू की, उसमें ऐसा करिकुलम है, उसमें ऐसी व्यवस्था है कि बच्चे पढ़ने के बाद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अब इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना, आज जब मैं यहां बैठा हूं मैं कह रहा हूं हरियाणा हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह से लागू कर दिया। अभी तो बदलाव की गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन की बात तो अब शुरू होगी, अभी इतना ही नहीं है करने की दृष्टि से। जैसे पहले हमारे यहाँ डाइट थे, डाइट में टीचर की ट्रेनिंग होती थी और जो टीचर है फिर उनकी वह प्रशिक्षण होता था कि भाई हर साल जो शिक्षा में पढ़ने पढ़ाने में जो बदलाव आते हैं तो वो उसके साथ मिलके चल सके।
तब उसके लिए आईटेप बनाया नई शिक्षा नीति में। अब इसमें आईटेप में जाना था, सब प्रदेशों को अप्लाई करना था। अब आप सुनकर हैरान रहेंगे, हरियाणा के अलावा दूसरा कोई प्रदेश उसमें अप्लाई नहीं कर पाया, हमने अप्लाई किया है। पड़ोसी राज्य पंजाब में तो भगवंत मान दावा करते हैं, हरजोत बैंस दावा करते हैं कि हमारे तो सिंगापुर में ट्रेनिंग दिलवा रहे और भेज भी रहे हैं वो टीचर्स को। देखिए वो क्या कर रहे हैं वो छोड़ो, जो उनकी तो क्या सुनोगे। जैसी वो कह रहे हैं 40,000 रुपये का प्रोजेक्टर अरविंद केजरीवाल ने 40 लाख रुपए में लगाया कर दिल्ली में सारी दिल्ली ठग ली, इसलिए तो बाहर गया। देखो भाई, मैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं तो एक चीज वो कह रहा हूं जो ऑनलाइन भी है, जो सबने दिखे। तो भाई तुम भगवंत मान जी, आप ये बता दो, आपने एनईपी लागू कर दी, आपने आईटेप पे अप्लाई करा दिया, अरे जो चीज है वो करिए ना, जो काम है वो करिए ना। हम कह रहे हम पहले राज्य हैं कि हमने 10 मई 15 मई तक को नोटिफिकेशन हुआ है और 27 मई तक अप्लाई करना था। एक पूरे देश में हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसने इसको अप्लाई किया। अभी इंटर्नशिप वो हो, उसके लिए उद्योग और यूनिवर्सिटीज वो आपस में मिले, हमारे बच्चों की इंटर्नशिप कराएं, वो प्रैक्टिकली काम करें। इसको लेके अभी फरीदाबाद में मैंने तमाम प्रदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को और सब यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को और कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल्स को, ऐसे लोगों को बुला के मैंने अभी जेसी बोस यूनिवर्सिटी में, YMCA में हमने अभी एक दिन की पूरा दिन की कार्यशाला की। हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वो रोड मैप ही मैं समझना चाहती थी। अब वो रोड मैप हमने जो तैयार किया उसमें इंटर्नशिप मैथ में, हिस्ट्री में, गृह विज्ञान में, तो अलग अलग सब्जेक्ट में भी इंटर्नशिप हो, ताकि हमारे बच्चे जो जिस सब्जेक्ट को लेके पढ़ रहे हैं उसको उसमें रोजगार नजर आए, उसमें वो आगे बढ़े। एक काम। दूसरा, ये तो हायर के लिए हो गया, उसमें और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उस पर हम लोग चल रहे हैं। और उसके लिए जिस भी रोड मैप की आवश्यकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो हमने, हरियाणा पहला राज्य बन रहा है कि हम लोग उसमें अपने काम को उसका विस्तार कर रहे हैं। अभी जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इसके लिए हम लोग एक उद्यमिता का भी एक सिलेबस लेके आ रहे हैं। अब उसमें उद्यमिता में क्या है कि भाई 9वीं में 10वीं 11वीं 12वीं में, 12वीं का बच्चा पढ़ती क्या करेगा, अब उन्होंने लगा यार मैं क्या करूं, 12वीं के बाद बड़ी दिक्कत होगी। तो आज अगर हम लोग वो चैप्टर देंगे और उस चैप्टर को देने के बाद 3 महीने की उसकी इंटर्नशिप कराएंगे, 3 महीने 9वीं में, 3 महीने 10वीं 11वीं 12वीं, 3 महीने की, तो बालक जो पढ़ेगा उसको प्रैक्टिकली करेगा। जो प्रैक्टिकली करेगा तो बाहर निकल के उसने ये पता है कि मैं आने वाले दिनों में मुझे क्या करना है, वो किसी पर डिपेंड रहेगा, वो अपना पेट भरने की ताकत रखेगा और उसकी जो स्किल है वो इतनी परफेक्ट होगी कि वो अपने काम को अंजाम दे सकता है। उसका मनपसंद काम, वो जिसमें उसका हुनर है, स्किल जिसमें उसकी बढ़िया है, वो काम करेगा। अब हर उनको भी पता, आज के जवान को भी पता है, लड़के लड़कियों को सबको पता है कि भाई सब जगह सरकारी नौकरी नहीं हो सकती, उनकी तो एक सीमा है, मगर बाकी क्या करेंगे। तो इसलिए उसकी तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमारा उस तरफ ध्यान है और बहुत जल्दी हम लोग उस काम को भी करके और लागू कर देंगे। देखिए, हम हर फील्ड में जो भी एजुकेशन से जुड़ा, अब देखो एडमिशन की प्रॉब्लम आती थी, हमारे बच्चे ठगे जाते थे। अब आप कहीं कैसे क्या बात कर रहे हो, जब एडमिशन होते थे तो सर्वर डाउन हो गया जी। क्यों हो गया भाई सर्वर डाउन? 3 जून से एडमिशन खुलेंगे, क्यों खुलेंगे 3 जून से? पहले क्यों नहीं खुल सकते? जैसे +2 का रिजल्ट अगले दिन हमने ओपन कर दिया, बटन दबा के भाई आप ऑनलाइन करो। बच्चों को मजबूर कर रहे हो आपके कहीं और जाके एडमिशन ले। हमारी सीट क्यों खाली रहे? मैंने कहा भाई हम लोगों ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, इतनी फैसिलिटीज है, बच्चा हमारे यहाँ आके राजी है,
वो क्यों भाग रहा है प्राइवेट की तरफ? कोई कोर्सेज है तो लेकिन आज विपक्ष हमारे के पास लोग ये भी जितने कह रहे हैं कोर्सेज आज हमारे पास जितने कोर्सेज हैं, हर कोर्सेज के लिए हमारे पास पूरी व्यवस्था है। और इतना ही नहीं, हमने पहले दिन से ही एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। अब कोई सर्वर डाउन नहीं है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसी को भी एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ये हमने पूरी व्यवस्था की है इस बार। अब विपक्ष तो कुछ भी कहेगा। विपक्ष ये भी कह रहा है कि टीचर तो है नहीं ना स्कूल में ना उनका कॉलेज क्या- में, उनका और पेपर लीक हो जाते, पेपर लीक गैंग बोलने लगे। आप बोलते थे भर्ती रोको गैंग है, अब वो कह रहे कि पेपर लीक गैंग है कोई बीजेपी बात में। नहीं, उनका देखे, वो बेचारे कुछ ना कुछ तो बोल लेंगे। देखो, एक बार पेपर लीक हुआ, दूसरी बार पेपर लीक हुआ, 2 बार पेपर लीक हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं अभी वो, कि सील भी टूटी हुई थी, सीसीटीवी वहां काम नहीं कर रहे थे, जैमर काम नहीं कर रहे थे। ये पता नहीं क्या कुछ कहने लग जाएंगे। ये तो भाई हमने तो अपने ही सेक्रेटरीज को खुद दबोचा है, हमने खुद दबोचा है। अगर हमारी मंशा ठीक ना हो तो हम जो लोग गलत काम करते हैं उनको पकड़ के, प्रूफ के साथ पकड़ा, पकड़ के जेल में दिया है, पकड़ के अंदर दिया, ताकि सबको आंख हो। इनकी तरह नहीं है, सब चीजों में इतने भयंकर ग्रुप और गैंग थे जो सारे उल्टे पुल्टे काम करते थे। हमने तो इनके जो बोए बीज है ना, जो कांटे बने हुए थे, उनको साफ किया है। साफ करके एक बिल्कुल साफ सुथरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि भाई किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आए। कोई बालक ये नहीं सोचा कि यार मेरे साथ या मेरे जीवन के साथ तो अन्याय होगा, ये नहीं सोचा वो। उसको बिल्कुल, देखो आज पहली बार हरियाणा में ये विश्वास होया है एक भाई हम पढ़ेंगे ना तुम्हारे को नौकरी मिलेगी। ऐसा टाइम आ गया था इनका तो कि भाई हर घर में कुर्ता पजामा टंगा था। क्यों? इसलिए कुर्ता पजामा टंगा कि भाई किए करेगा, पढ़ गए, होना तो सिफारिश है, और जिसकी सिफारिश है 22 रुपये हैं उसका बालक लग जाएगा। अरे यही काम हुआ कांग्रेस में भी और चौटाला राज में भी। जो इनके वर्कर थे, कुर्ता पजामा जिसके घर में था, जो इनकी रैलियां में आदमी बराबर जिस पर किए थे, वो बालक लग गया। आम गरीब का बालक कौन सा लग गया, कोई कांग्रेसी बताया दे। मारा राज है, हमने कहा भाई बिना पर्ची बिना खर्चे कर हम देंगे, तो हमने दी है। 10 बाई 10 के कमरे में रहने वाला बालक भी खुशी का ठिकाना नहीं उसकी। उन्होंने कहा रह गया यार गजब हो गया, हमने कभी सोचे तो सपने में नहीं सोचा था। और लोग हमारे को ये कहा करते कि गलत कह रहे हो था, हम तो इन्होंने नहीं आ करता, ये बिल्कुल बकवास है। मगर जब बच्चे पढ़े और वो लगे, उन बच्चों का बकवास नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ, घर वालियां थी ना जो जी उन नेताओं के, उन्होंने कहा भागो था, तो हमने तो नाश कर दिया घर का। उनको ये कुर्ते पजामे टांग दो, उनके कुर्ते पजामे टंगवा दिए। और बस जितने भी नेताओं की रैली में, उनके माला डालने में, स्वागत में जो पीछे खर्च करा करते ना, वो आज हमारे घर की महिलाएं अपने बच्चों को कोचिंग दे रही हैं, अच्छी जगह पढ़ा रहे, उनका भविष्य तय करने का उन्होंने अपने हाथ में लिया। और नतीजा ये निकल रहा है कि आज हर जगह हरियाणा का बालक परफेक्ट है, अव्वल नंबर पर आने लग रहा है। चाहे खेल की बात कर लो, चाहे पढ़ाई की बात कर लो। आप एक बात बताओ, गरीब का बालक है जी, ये तो कह दे बिला जी प्राइवेट स्कूल बढ़िया है, हमने उसका रिजल्ट निकाल के दिखा दिया, प्राइवेट स्कूल से भी बढ़िया रिजल्ट मारा है। अब हमारा प्राइवेट स्कूल, तो मैं ये कर, जो प्राइवेट स्कूल में बढ़िया बढ़िया संस्थान है ना, उनके बच्चों का मुकाबला तो देख लो। प्राइवेट स्कूल वाले या जो बढ़िया संस्थान है, लाओ ना कौन सा लाएगा। भी कल आया रिजल्ट परसों, भाई सुपर 100 हमारा एक कार्यक्रम चला, माननीय मनोहर लाल जी ने बड़े विजन के साथ चला कि जो हमारा गरीब का बालक है ना, वो आगे बढ़े, उसको कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए सुपर 100 कार्यक्रम चलाया। उस सुपर 100 के कार्यक्रम में 72 बालक जेई का और उसका नीट का 72 बालक सिलेक्ट हो गए जी। किस संस्थान के हुए हैं? चलो सारे देश में किस संस्थान के हुए, चलो बताओ। और सरकारी स्कूल के बच्चे की बात कर रहा हूं जी मैं। जो तुम इतने बड़े बड़े जिन संस्थानों की बात कर रहे हैं, उसके किस संस्थान के 72 बच्चे
आए हैं इसमें, और 24 बेटियां उसमें हमारी। अभी बुनियाद जैसे कार्यक्रम हमने शुरू कर रखे, जबरदस्त रिजल्ट निकल के आने लग रहे हैं। सरकारी स्कूल का बच्चा आज टॉपर बन गया भाई, देख लो रिजल्ट निकल के टॉपर है। मैंने खुद बात की उन बच्चों से, 10वीं में भी 12वीं में भी। ये जैसे कह रहे हैं 18 स्कूल है वो, और आपने बता दिया कि किसी में 1 बालक है, किसी में 2 बालक है। इसलिए देखिए, बच्चे ना होना हमारी एक प्रॉब्लम है, हमारा एक नहीं, फतूर उसके है। पीछे क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये जी भी हमारी देखते हैं धारणा कि है, प्राइवेट स्कूल की मनमानी कितनी है, तो फीस को लेकर भी कोई पॉलिसी लेकर आएंगे आप? हाँ, मैं एक निवेदन कर रहा हूं, देखो धारणा ये तोड़नी पड़ेगी। अब धारणा यह बनेगी, प्राइवेट स्कूल में ज्यादा बढ़िया पढ़ाई है, उसमें बालक दाखिल कराएंगे। हमने ये धारणा तोड़ी है, हमने कहा भाई प्राइवेट स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूल में भी पढ़ा लो, आपके बच्चे वहां ज्यादा बढ़िया पढ़ेंगे। अब एक बालक है, अब उसके 1500 रुपये तो आप ट्रांसपोर्ट फीस दोगे, 2000 रुपये उसकी, 3000 रुपये फीस दोगे। अब एक बच्चा 2500-3000 रुपये में पड़ गया, 2 बच्चे 6000 रुपये 8000 रुपये में पढ़ेंगे जी। अब हम कह रहे भाई सरकार ने इतना बढ़िया एटमोस्फेयर वाला स्कूल दे रखा, वातावरण बहुत बढ़िया, गांव का हर व्यक्ति स्कूल के प्रति आस्था रखता है, सामाजिक सुरक्षा भी उससे बढ़िया नहीं कहीं भी है, खेल कूद के ग्राउंड भी उसमें बढ़िया है, सारी चीजों की फैसिलिटीज है, हाईटेक क्लासरूम है भाई, किसी चीज की कमी नहीं। स्कूल का जो टीचर है, आप कल्पना करिए ना भाई, कितने जबरदस्त टीचर है हमारे, कितने हाई क्वालिफाई हैं, कैसे टेस्ट क्लियर करके वो आते हैं, उन जैसे कोई टीचर भी नहीं है। देखो सारी चीजों की सुविधा बहुत बढ़िया, बस एक हमारा मन है, धारणा है कि भाई ना इसमें पढ़ाएंगे। हम लोगों से अपील ये कर रहे हैं कि जी देखो, आप इधर बच्चे दीजिए, हम गारंटी देते हैं कि आपके बच्चे को अच्छी एजुकेशन देंगे। जितनी आपको लगता है कि भाई कोई कमियां है, मैं तो सुझाव भी मांग रहा हूं कि भाई आप सुझाव दो जहां जहां कोई कमियां है, और उन कमियों को पक्का दूर करें। मेरे पास जितने भी सुझाव आते हैं, आप कल्पना करेंगे, मैं विद इन वीक उस सुझाव तक पहुंच जाता हूं, और पहुंच के उसको कैसे ठीक करना है इसकी तरफ लगाता हूं सारी एनर्जी। बहुत चैलेंजिंग डिपार्टमेंट दिया आपको। नहीं, अच्छा मजा आ रहा है काम करने का। लेकिन मैं एक और पूछ रही थी आपसे कि कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग, कोई मंत्री बन गया, कोई ओहदे पे चला गया, तो उसका बेनिफिट उठाते हैं, अपने करीबियों को फायदा पहुंचाते हैं, कुछ ऐसा भी है? भाई आपका मन में क्या है, सबसे बड़ी बात तो है आप क्या चाह रहे हो। मेरा हेतु ध्येय ये है कि ईमानदारी से अपना काम करना। मान लीजिए कोई भी काम है, जिसने करना, देखो जिसका काम वो करेगा, करे, ईमानदारी से करे, ईमानदारी से आए जिस भी काम में आना है। मगर कोई बेईमानी करे, चोरी करे, ये बर्दाश्त नहीं है, ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप अपनी आंखों के सामने ऐसा देखते हैं अगर अभी तक मुझे वो नहीं हुआ, देखो कमियां अलग चीज है, मगर करप्शन उसकी अलग चीज है। कमी को दुरुस्त करना ये भी हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए उन कमियों को दुरुस्त कराना और करप्शन कम से कम हो इसका भी ख्याल करना। इसलिए उसके लिए टेक्नोलॉजी ये एक बड़ा हथियार है। अच्छा है कि टेंडर प्रक्रिया होती है, सारा सब कुछ है, मगर जैसा आपने कहा कि कोई फायदा भी उठाता है। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, देखिए चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, और चाहे कोई मेरा सगा संबंधी हो, जो भी गलत करेगा टंगेगा, जो भी गलत करेगा टंगेगा। उसके खिलाफ पूरा एक्शन जो होना चाहिए, जो एज पर रूल हो, और वो करें, और वो करेंगे, जो भी फंसा उसी पे करेंगे। और जैसे ये नाम नूम लेके जो आदमी करते हैं, मैंने तो यहां सख्त हिदायत दी हुई है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है ना, मैं ही हूं बस, मेरे परिवार में मंत्री। हाँ, कभी कोई लोग तो समझते हैं एक बन गया तो फिर पूरी सरकार वहीं चलेगी। वो जैसा समझ लेते हैं ना कि भाई ये भी होगा, ये भी होगा। नहीं भाई, और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो ओपनली कह रहा हूं, कोई दबाव ना माने किसी भी तरह का। अगर कोई मेरा नाम लेके कोई फोन करता है, मेरा नाम लेके अगर कोई प्रेशर बनाता है,
बिना मिनट खराब करे मुझे फोन लगाइए, मेरे को बताइए। और अगर कोई करता है इस तरह का तो 100% पुलिस जो उसके लिए होगा करेंगे। आप दरखास्त दीजिए सीधी। अगर कोई मेरे नाम से कोई भी फोन करता है या कोई गलत काम करता है, मेरे नाम सीधे ही मुझे आप एप्लीकेशन दें, नहीं आप अपनी सीधा जो भी कार्रवाई करने के लिए दीजिए। अगर कोई प्रेशर बनाता तो लेकिन खुला दरवाजा है, इसलिए खुली किताब, मेरा जीवन भी खुली किताब है। हम कोई गलत नहीं करेंगे और कोई मेरा नाम लेके गलत करे उसको सहन नहीं करेंगे। कोई नहीं माने, कोई भी नहीं माने। मैं तो ओपनली बोलता हूँ और सरेआम बोलता हूँ, पब्लिक में खड़ा होकर तो एक आधा आदमी आ जाता है ऐसा कि देखो जी फलाना राम ने बोला, क्यों बोल दिया? नहीं बोल रहा भाई, ना मानना। बस जो एज पर नियम है, जो रूल में है, वो काम आप अपना करिए। किसी के दबाव में नहीं आना है, किसी की धौंस नहीं उठनी। और किसी के कोई कह दे बोले मैं तो फला हूं जी उसका, ये हूं जी उसका, कोई मानना नहीं है। मैंने साफ बोला हुआ है, कोई नहीं मानेगा। मेरे से बात करेगा, अगर कोई करेगा तो खुद भुगतेगा। ये बिल्कुल देखिए, अब हम लोग राजनीति में अगर ये सब चीज करेंगे तो जो जीवन के लक्ष्य है या जो मैंने शुरू में बैठते हाँ जी, का हाँ जी, हाँ जी। भारत माता की जय, तो ये हमारे संकल्प नहीं पूरे हो सकते। ये काम थोड़ी करने के लिए हम लोग राजनीति में आए। लेकिन कुछ आपके सेवा करने विधायक के लिए, जिसने अभी अपना काम करना है अपने काम करो भाई। हमारे नाम की क्यों कोई दोस्त पट्टी मार का अपना काम कराएगा? नहीं। लेकिन कुछ लोग, कुछ आपके विधायक, कुछ क्या आपके विधायक, वरिष्ठ विधायक हैं आपकी पार्टी में आ चुके हैं, राम कुमार गौतम, उनकी स्टेटमेंट है कि ना विधायक की चलती ना एमपी की चलती है, हम तो धक्के खा के ढूंढ कर नुए आ जाए, हाँ बेइज्जती करा के। पता नहीं जी, अब वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कहाँ वो बेइज्जती करा का है हमें तो पता नहीं। देखो देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने मन माफिक व्यवस्था चाहता है। अब मन माफिक नहीं हो सकती कुछ चीजें। देखिए लोग भी इस तरह के काम कई बार बोल देते हैं कि नहीं, क्या राम कुमार गौतम के अंदर वो टीस है कि मंत्री तो यहाँ पे भी नहीं बना मैं? देखिए जी, ये तो मैं क्या वो कुछ दर्द नहीं, वो ऐसे निकलता कि काम नहीं हो रहे? अब वो तो बड़े आदमी वही बता पाएंगे क्यों वो ऐसा कहते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए थोड़ा सा सिस्टम समझना पड़ेगा। पहले इस तरह के काम हुआ कर दे कि किसी फोन कर दिया गलत के ठीक के, है ना, वो सब कर दिया कर दे। माननीय मनोहर लाल जी ने और माननीय मोदी जी ने, जैसे मैंने शुरू में बैठते कहा भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, है ना डरूंगा ना डराऊंगा, आंख में आंख मिला के बात करूंगा। अब पहले की तरह, पहले ये होता था हुड्डा जी ने नू कर दिया था, चौटाला जी ने नू कर दिया था, चौधरी भजनलाल जी ने नू कर दिया था, बंसीलाल जी ने नू कर दिया था, है ना। मगर ये कह देते, कहने की बात आ जाती है। देखिए कोई भी है वो सिस्टम में रह के काम करे तो ज्यादा ठीक है, फिर उसको दिक्कत नहीं आती। अब मुंह से कुछ बोलना है, कागज में कुछ है, तो कैसे संभव है? आदमी जिसका भी काम होता है तो गलत भी लेके आ जाता है, ले जी ने कराओ जी, क्योंकि यार ये तो होता नहीं, फिर तू मंत्री क्या कहा है? अगर ना होता तो बस की बात सही है, मैं मंत्री क्या कहूँ, आप मगर पार्टी गलत लाइन को करना बहुत अच्छे होंगे। से समझते हैं महिपाल ढांडा जी, बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मैं तो पहले करती स्वयं सेवक संघ का असर है वो। एक बहुत पुराना किस्सा आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगी। फ्लोर टेस्ट की बातें हो रही थी, गठबंधन टूट चुका था, मुख्यमंत्री नहीं रहे थे मनोहर लाल जी, नए मुख्यमंत्री आ चुके थे नायब सिंह सैनी जी। तब निर्दलियों ने भी समर्थन वापस ले लिया था। आपके घर पानीपत में एक बैठक हुई थी, उसके बहुत चर्चे हुए थे। जेजेपी के विधायक थे, मनोहर लाल जी मौजूद थे, आप मौजूद थे, गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। हमें बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 नाम हमें मीडिया को पता लग गए थे कि ये लोग अंदर गए हैं। उस बैठक का राज बताइए जरा। हालांकि सरकार को क्या खतरा था? अविश्वास प्रस्ताव तो, फ्लोर टेस्टिंग तो हो नहीं सकती 6 महीने के बीच, वो कानूनन संवैधानिक तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सही में कुछ ऐसी बात नहीं। ठीक है, एक जनरली एक मुलाकात थी। जनरल मुलाकात तो नहीं थी वो। हाँ वो जनरली थी। पता नहीं क्यों आप लोग खास समझ रहे हैं। चलो अब तो जो लोग आए थे वो
बेचारे चुनाव भी नहीं जीते हैं, देखो ठीक है ना। तो उनसे पूछ लो क्या था, मतलब रियली में कोई विशेष बात नहीं, बस सिर्फ ये था कि हम लोग सरकार के साथ, बस दैट्स ऑल। वो तो पहले भी थे, वो तो पहले भी करे थे, लेकिन पहले वो तब थे ना जब जेजेपी पूरी आपके साथ थी, सरकार वो देखिए वो पहले भी करे थे। मैं क्योंकि सरकार अच्छी है, हमारे नेता अच्छे हैं, माननीय मनोहर लाल जी बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनकी आस्था ऑलरेडी पहले भी थी और उन्होंने उस दिन भी यही आश्वस्त किया था कि मैं सरकार के साथ। लेकिन जेजेपी तो दुष्यंत चौटाला तो खुद चाहते सरकार में बने रहे, आप लोगों ने उनको निकाल के फेंक दिया। किसको? जेजेपी को। नहीं, हमने कहा निकाल के फेंक दिया। तो किसने तोड़ा गठबंधन? नहीं देखिए गठबंधन, भाई एक बात बताओ, दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि गठबंधन धर्म निभाया आपने, तो क्या नहीं निभाया? कैसे? हमने क्या किया है? छोड़ दिया उनको बीच मझधार, हमने क्यों छोड़ दिया? हमने क्यों छोड़ दिया? भाई एक बात बताओ, वो गए हम कहाँ गए? हमने कब कहा कि हमने छोड़ रहे हैं? बताओ कोई एक स्टेटमेंट दो। भाई किसी हमारे नेता ने बोले हमने छोड़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नायब जी ने बोला हो, या उससे पहले सॉरी पहले की बात है, माननीय मनोहर लाल जी ने बोला हो, कोई हमारे बड़े नेताओं ने बोला हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, किसी ने तो बोला होगा ना जी। एक स्टेटमेंट दिखा दो ना जहां पे हमने बोला है। बड़ी सफाई के साथ बीजेपी काम करती है ऐसे नहीं, कि नई सरकार गठन भी हो गया, पुरानी पार्टी का साथ भी छोड़ दिया। नहीं, हमने नहीं छोड़ा, वही छोड़ के भाग गए। हमने कब छोड़ा उनको? भाई हमने ये कहा तू चला जा, एक जगह बता दो, वही खुद रुक के मैं जा रहा हूँ, मेरा ये नहीं करा, मेरा वो नहीं करा। अरे सारा सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं करा, मेरा ये नहीं करा, वो नहीं करा, कहाँ नहीं करा? बताओ कहाँ मान सम्मान में कमी रही? कोई कमी नहीं छोड़ी। उनको खूब काम करने के लिए मंच मिला, अपनी काबिलियत दिखाते लोगों में। गाली देने से बात थोड़ी बनेगी। आप 10,000 भी नहीं ले पाए, अब वो भी हमारा दोष है। देखो मैं एक निवेदन कर रहा हूं, हम लोग बहुत कमिटेड लोग हैं, हम कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ते। हमारी पंजाब में गठबंधन हमारा हमने नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ा। हरियाणा में गठबंधन हमने कभी नहीं तोड़ा, ना हम कभी गठबंधन धर्म से भागे। हमारा एनडीए वो मजबूत रहे, उसमें कमजोरी नहीं आए, उसमें दरार ना आए। हम तो संख्या बल भी ज्यादा होते हुए अपने धर्म को निभाते हैं, और जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं उसी को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। चाहे आप बिहार में देख लो, चाहे आप पिछली बार महाराष्ट्र में देख लो, जहां भी है, जहां भी हमारा गठबंधन रहा है, जो भी एनडीए के घटक दल हैं, बरसों से चले आ रहे, क्यों नहीं टूटे? क्योंकि हमारा ना, हमने कभी स्वार्थ की राजनीति करी है नहीं। लेकिन अब उनके स्वार्थ आ जाए, न्यू सोचने लग जाए अगर मेरे तैन गाड़ी चल रही है, फिर वो भी ठीक नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र हो या फिर पंजाब, हरियाणा है, मतलब आप छोटी 3 एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम इस टाइम। वो कहते हैं कि बीजेपी जिसके सहारे लग के सरकार में उनको ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल भ्रम की बात है। वह हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टियों खत्म कर रही है बीजेपी। हमने खत्म कर दिया। क्षेत्रीय पार्टियों को तो हम सपोर्ट करते थे, वो हमने खत्म करा करते। पहले हमारे तो 18 सीट दिया करते, बोला 13 देंगे, 13 दे दी, 13 में से भी सारे रुआ दिए, जीत गए, 5-4 जीत गए, उनके लेवल। हमने तो कभी नहीं शिकायत करी अगर तुमने ये कर दिया। फिर हमारे साथ ही धोखा हुआ, हमने तो किसी गले भी नहीं करा। हमने तो अपनी मर्जी से कहा भाई हम अपने अकेला चुनाव लड़ेंगे। हमने अपने संगठन में काम किया, ताकत बढ़ाई संगठन की। माननीय मोदी जी ने जो करिश्माई नेतृत्व था उसका असर दिखा, हमने अकेले चुनाव लड़े, सरकार बढ़ाई। बताओ हमने किसका विरोध किया? और हमने कहा गठबंधन धर्म नहीं निभाया, हमने तो अकेले चुनाव लड़ा ना जी। तो हमारे साथ जो लागे हमने किसकी नैया डुबोई? हमारी डुबोते रहे आज तक। हम तो जब अकेले लड़ने शुरू हुए था मजबूत हो गए, हम सरकार बना गए। फिर पंजाब में देख लेना, पंजाब में जब तक हम लोग बादल के साथ थे। अब जाओगे, मैं पहले सवाल कर लेती हूं, अकालियों के साथ जाओगे आप लोग? नहीं, हम जाखड़ साहब तो पूरी तारीफ करे थे अभी ढींढसा जी के भोग पे। कोई बात नहीं कि जाना चाहिए, मतलब स्वार्थ छोड़ दे, अब जरूरत है पंजाबियत को। मैं एक बात बता रहा हूँ, जब तक हम लोग गठबंधन की राजनीति करते हमने नुकसान रहा था। सही पूछो, तुम्हारा संगठन ऊपर पाव था।
अब कई लोग कहते हैं जी पंजाब में हार गए, भाजपा को इतना नुकसान हुआ। मैं मारा वहां था क्या पहले, आज है। और आज हम कह रहे हैं स्पष्ट बहुमत से पंजाब में हमारी सरकार बनेगी। अभी देख लेना आप, देखो पंजाब के लोगों ने कांग्रेस भी देख ली, मतलब अलायंस नहीं होगा, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी जी। आप भी यही, मैं भी यही, देख लेना। अब पंजाब के लोगों ने सब दलों की सरकार देख ली है, सब ने स्वार्थ की, अपने परिवार की, अपनी पार्टियों के घर भरे हैं। उन लोगों की तो किसी चिंता ही नहीं करी, लॉलीपॉप दे दिया, मरे फिर बेचारे। अब उनका कड़ी का कुछ बचा नहीं है। आज तो पंजाब की हालत ये होगी कि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं रहे उनके पास, अब और कुछ नहीं है। तो कदे क्या है बात के ऊपर राजनीति करेंगे, कभी क्या है बात के ऊपर राजनीति करेंगे, तो उससे थोड़ी नहीं मामला सेट होंगे। तो लोगों को तो काम चाहिए, लोगों को तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए उन लोगों ने देख लिया कि भाई जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां अमन चैन है, वहां वहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, वहां पे बाकी जगह से सुधार नजर आते हैं। इसलिए दिल्ली में भी इनको उखाड़ के फेंक दिया। अब कोई कह रहा था दिल्ली में ये लेंगे, ये तो ये करते हम तो कभी भी नहीं अमर रहे हम तो लोगों ने इनकी अमरता खत्म कर दी। अब ये यहाँ भी यही काम कर रहे हैं, यहाँ भी अहंकार है ना जी। देखो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, वो भी निकल गया। तो इसलिए जब तक आप सब समाजों को साथ लेकर नहीं चलोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। 3 छोटे छोटे सवालों में पूछती हूँ कि समाज की बात की, सबको साथ लेकर चलने की। एक ये भी बात कही जाती है कि बीजेपी में जो जाट लीडरशिप थी उसको हाशिए पर धकेला गया, उन बड़े बड़े चेहरों को पीछे धकेला गया। देखो कौन कर रहा है बात, विपक्षी बहुत जोर शोर से कहते हैं और विश्लेषक भी ऐसा बोलते हैं। विपक्षी ओम प्रकाश धनखड़ हो, कैप्टन अभिमन्यु, जो बड़े चेहरे थे। एक मिनट, उनको हमारे विपक्ष के नेताओं को हमारी चिंता हो रही है, भाई बड़े बड़े चेहरे थे पीछे धकेल दिए, तो यार तुम उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, जीत जनते हम उड़ा देंगे बराबर में। क्या बच्चों वाली बात कर रहे, किसने धकेल दिया पीछे? देखो कोई नहीं धकेलता। देखो दो बात ध्यान में रखने की है जी। एक तो ये कि देखो मेहनत वो बहुत जरूरी है, और कई बार आदमी मेहनत करता रहा है तो भाग्य भी कोई चीज है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि कोई किसी को नहीं धकेलता आगे पीछे, सब वहम है। कई बार फैसले ऐसे होते हैं कि उनका जो रिजल्ट है वो कई बार हमें आगे ले आता है, पास कर देता है, कई बार फेल कर देता है। हमारे जो पार्टी के लीडर हैं वो आज भी बहुत मजबूत हैं और पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। संगठन को जिस तरह के लोगों की आवश्यकता है वो कुव्वत है हमारे उन नेताओं में, कोई नहीं पीछे धकेलेगा। अब वो क्या है, उनको लगता है कि भाई चुनाव हारना, चुनाव जीतना यही है। अब उनके दलों में चुनाव जो हार जाओ तो मिट्टी का डला हो गया, वो किसी काम का नहीं। क्यों काम का नहीं? इसलिए काम का नहीं, उनका पार्टी संगठन तो है ही नहीं, अब करेगा भी क्या, करने के लिए कुछ है ही नहीं। उनका तो वहां पे आदमी रहा, और अगर वो चुनाव हार गया तो गया काम से, वो किसी कृत का नहीं है। अब हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ आदमी की इज्जत है, उसको सहारा है, उसको उसकी क्वालिटी को कभी कोई मरने नहीं देता। हाथ पकड़ के आगे खींच कर लेके जाने वाले लोग हैं, वो टांग पकड़ के नीचे नहीं खींचते जैसे बाकी दलों में होता है, भी हार गया इसको कहीं नहीं आने देंगे, ये क्या है, कूड़े लाइन लगा दें। यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। यहाँ हर कार्यकर्ता की संभाल है और उस संभाल के कारण कोई भी हमारे यहाँ डिमोरलाइज नहीं होता, सब उत्साह में काम करते हैं। ठीक है चुनाव है, हार गए जीत गए। हमारे यहाँ तो आज तक जब से 1952 से पार्टी बनी भाई, जनसंघ के टाइम से जब से
चुनाव लड़ते आ रहे हैं, हारते आ रहे हैं, किसी ने ये भी नहीं पता था कि भाई यहाँ सरकार भी बनेगी ना बनेगी। दो से आगे मगर भी जाएंगे विधायक। जो भी थे चुनाव लड़े ना जब भी, तब कौन सा मर गए थे। लेकिन ये दो नहीं है। दो सवाल और एक पानीपत का, एक रोहतक का सवाल आपसे आखिर में पूछती हूँ। पानीपत का मुद्दा गरमाया हुआ है। विजेंद्र सिंह जो किसान है, जिंदा जलाकर कहते हैं कि आरोप है कि मार दिया। बिल्डर्स के ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही। इतने दिन बीत गए, पानीपत पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परिवार से मिले, अब इनेलो ने रोष प्रदर्शन का फैसला किया है। देखिए, मैं भी गया हूँ घर पे, मेरे तो बिल्कुल साथ में थे। क्या मामला है वो, सच्चाई क्या है उस मामले की? मैं 2-3 दिन बाहर था, मैं जब आया मैं आते गया हूँ, परिवार ने सारी बात बताई है। अभी जो परिवार ने बताई है, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करने लग रही है। मैंने भी उनको कहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, और जब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, जब तक ऐसा नहीं है कि भाई कोई आप को ये है कि नहीं न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन का मैंने भी भरोसा दिया है, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहां भी मैंने कहा आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ हैं। और देखिए, कुछ फैक्ट है, वो जब तक अभी मैं कुछ बोलूं, मैं नहीं कह सकता कि ये दोषी है या ये दोषी है। वो तो पुलिस का काम देखिए, है, एक कोर्ट का बात काम है। जरूर है, एक बात जरूर, जान तो गई है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, एक व्यक्ति की जान गई है, मगर उसकी हालत क्यों हुई ऐसी, कौन लोग दोषी हैं, ये जरूरी है कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो, और उसके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, ये जरूरी है। एक और और केस है फेयर रोहतक, इन्वेस्टिगेशन हर हाल में होगी। एक और केस है ऐसा ही रोहतक का। कांग्रेस कार्यकर्ता थी हिमानी नरवाल, तो उनकी हत्या की गई थी। अब उस हत्याकांड पर उनकी मां ने आरोप लगाया है कि जो बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक हैं वो हत्यारे को बचा रहे हैं और कोई मदद करने को तैयार नहीं। पुलिस भी काम नहीं कर रही है इसमें, पैसों का लेन देन भी कुछ निकल के आया है। अपनी पार्टी पर भी उन्होंने आरोप लगाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बेटी कहते थे, मिलने भी नहीं आया, चलो वो उनका मामला। लेकिन बात यह कि जब इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है तो गंभीरता तो है। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए, जो इस तरह के मामले हैं, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा समय लगता है। मान लीजिए मेरा कोई मित्र दोस्त चला जाए, परिवार का चला जाए, देखो आदमी को एक एक मिनट काटनी भारी हो जाती है, एक एक मिनट काटनी। उसको लगता है कि भाई अभी फैसला हो, तुरंत कार्रवाई हो, हमने कह दिया ये है, बस यही है। देखो, इस तरह के काम जल्दबाजी में नहीं होते, थोड़ा विश्वास करिए। ऐसे दुनिया भर के केस है पहले भी कि जिन दोषियों ने गलत किया उनको देर सवेर जबरदस्त सजा मिली है, जिसके वो लायक थे उस तरह की सजा मिली है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप थोड़ा भरोसा करिए, आप जांच में सहयोग करिए, और इन्वेस्टिगेशन आपकी फेयर हो। इसके लिए सरकार बिल्कुल एकदम निष्पक्षता की ओर जाती है। कभी भी इस तरह के मामले में कहीं से भी नहीं आपको मिलेगा कि किसी सरकारी आदमी ने या गवर्नमेंट के आदमी ने उसका कोई पक्षपात किया हो। नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, मगर इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, और इन्वेस्टिगेशन जो निकल के आएगा, जो दोषी होगा उसको पकड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला महिपाल ढाणा जी, और ये रोड मैप जो आपने बताया, उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि मैंने पहले कहा, बहुत चैलेंजिंग काम आपको सौंपा गया है और बहुत खूबसूरत काम भी है कि आप नौनिहालों के जरिए रोशनी फैला रहे हो ज्ञान की, और साथ में एक सुनहरा भविष्य दिखाने का मौका आपको मिला है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये सेवा करने के मौके मिलते हैं। सरपंच को मौका मिलता है सेवा करने का, ब्लॉक समिति जिला परिषद को मिलता है, फिर एमएलए और एमपी को मिलता है, राज्यसभा को मिलता है, कुछ स्टेटों में एमएलसी उनको मिलता है। अगर गिने चुने बात करें तो 4-5 लोग ही ऐसे बनते हैं स्टेप,
जो सेवा करते हैं। मैं तो ये कहूंगा, देखिए, इल्जाम लगाने को तो किसी पे कोई भी लगा दे, बिल्कुल, सबसे उसका आसान काम है आरोप सबसे लगाना, आसान काम है आज की डेट जिसको में साबित आरोप भी नहीं लगाना। करना पड़ता। और आज का दौर तो ऐसा है कि भी एक बार बस आप लांछन लगा दो, हाँ बिल्कुल, मैं कह रही हूँ उसको साबित भी नहीं करना पड़ता, और उसकी डैमेज कर देते हो आप एक बार। लांछन लगा दो और वो गया काम से। अगला देता फिरा जो सफाई, आना आना। एक तो ये जो गंदा खेल है ना, ये भी काम में बाधा है। मुझे ध्यान में आ रहा है कि भाई एक दौर ऐसा आया था कि जो आपके यहाँ काम करने वाले हैं मुलाजिम में, तो वहीं से एलिगेशन लगने शुरू हुए। फारूक अब्दुल्ला जी ने बोला फिर तो ऐसे ये नहीं हो सकता, पता नहीं किस तरह की बात हुई। कई तरह के, कई बार भ्रष्टाचार के, कई बार अलग अलग तरह के जो इल्जामात लगते, तो वो भी कई बार ना विकास में बाधा, रुकावट आ जाती है। आदमी डर के काम करता कि यार मैं ओपन होकर हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मेरे खिलाफ झंडा लेके खड़ा हो जाए, ज्यादा क्रांतिकारी हाँ, बनने से भी डरते हैं बस आजकल। कभी ये ना हो जाए। देखो ये चीज को है तो गलत, मगर इसका मतलब ये नहीं इन चीजों से डरो। आप निष्पक्ष रहो, खुली किताब रखो अपनी लाइफ की। कुछ चीजें परमात्मा भी छोड़कर रखनी चाहिए। अब भाई हम भी लोग काम करते, काम जो करेगा देखिए गलती उससे होगी, जो काम ही नहीं करना जिसने, उस पर टट्टू गलती होगी, बताओ क्या गलती होगी जिस पे, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अगर हम कर रहे हैं तो करते हुए दो चार कमियां होंगी, आ जाएंगी, उन्हीं से सीख का आदमी उसको ठीक करेगा। मैं नहीं होगा तो मेरा भाई करेगा। भाई मान लीजिए एक जगह एक बार कोई गलती होगी, दूसरी बार दूसरा उसको ठीक करेगा, उसको समझ में आ गई भाई ये करने से नुकसान होता है। तो मेरा तो आपके चैनल से ये निवेदन है माध्यम से कि भाई जिन भी लोगों को ये जो सेवा करने का अवसर मिला है, आप ईमानदारी से करिए, डरिए मत, ये चिंता मत करिए कि भाई ये होगा वो होगा। अब भाई एक बात, जैसे आपने एक प्रश्न पूछा कि भाई नामों का फायदा उठा लेते हैं, कोई कहेगा मैं फलाने का ये हूं, फलाने का ये हूं, अब रिश्तेदार हूं, दोस्त हूं, है बिरनी, अलग अलग जो जिसका संबंधों को बोल के कुछ भी कह लेता है, काम कराता है ना, तो आप छुट्टी क्यों देनी? अब उनको छूट नहीं देनी। और दूसरा, आप बोलो अपने जो भी सिस्टम है आपका, अगर सरपंच है तो आप बोलो भाई मैं हूं सरपंच, मैं हूं जिला परिषद, मैं हूं एमएलए, मैं हूं एमपी, मैं हूं मंत्री, मैं हूं विधायक, मेरे अलावा किसी की नहीं सुनिए भाई। कोई मेरे नाम का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो साहब मना करिए, क्यों आप नाम को आड़े जाने दें? जब काम करते हो, अगर आप सही काम करते हो फिर क्यों घबराना, क्यों डरना किसी से? तो एक बात हो। फिर दूसरा क्या है कि दिक्कत क्या होती है, जब वो नाम का उपयोग कर रहा होता है ना, तब नहीं बोलता कोई भी, तब नहीं बोलता, तब नहीं आगे ये कहता है भाई देखो यो आपका नाम लेकर जी दुरुपयोग कर रहा है ना। जब कोई पकड़ में आ जाते हैं फिर कहेंगे बोले फलाने का वो था, उसका रिश्तेदार है, उसका ये है। फिर वो जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको बेचारे को, उसको तो पता नहीं मिले ना मिले, वो बेचारा फंस जाता है जिसके नाम का दुरुपयोग करते हैं, जिसको पता भी नहीं। अब उसको भी जब भी पता लगता है तो वो कांड हो जाए, जो वो कांड हो जाए ना, जब पता लगे। इतने लोगों से मिलते हो, आप नहीं समझ पाते कौन सही काम लेकर इतने लोगों को आपका मिलना होता है, डील होती है। अब इस सारे में अब 1000 लोगों से मिलो, कितना पे आप नजर रख लोगे? एक बात बताओ। अच्छा, हर आदमी ये सोचता है यार मैं इज्जत से चाय पानी पिलाऊं, इसका काम भी करके दूं, बेचारे का सारा है। और अब आप सिर्फ एक पार्टी के विधायक तो हो नहीं, आप तो मंत्री हो, तो आप पूरे प्रदेश के मंत्री हो। इसलिए वोट दिया उसके भी, जिसके नहीं है उसके भी। तो मैंने बहुत पहले कह दिया था, शुरू में बढ़ते भी कहा था। मैं तो कहता हूं देखो भाई, मेरे अलावा किसी की बात मत मानना। कोई उल्टा पुल्टा काम लेके आ जाए तो अपना भाई अटकाओ, तुरंत मना करो, एज पर रूल, नियम अनुसार जो है तो करो, नियम के अनुसार नहीं तो मना करो। अगर कोई तुम पे फोर्स करता है, कोई दबाव डालता है, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए, जो भी है तुरंत उसको दूर करो। अब होता क्या है कि
जब वो डपली फटफटा ले, जब पता आगे भाई ये तो न्यू था, करके ऐसा था, हाँ बोले भाई करके काम है भी, इसलिए ना मैं तो एक चीज मानता हूँ कि भाई आदमी को ये जो हम 4-5 कैटेगरी के लोग है ना, सरपंच हो, जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, MP MLA हो, मंत्री भी MP MLA से बनते हैं, तो इनको अपनी खुली किताब रखनी चाहिए कि भाई आप ईमानदारी से काम करिए, आप अपने नीचे बोल कर रखिए भाई देखो हमारे नाम का कोई दुरुपयोग करे हमें बताइए, वो स्वीकार नहीं है, अगर आप करोगे तो आपकी गलती, आप फंसोगे। तो ये कहने का साहस रखना चाहिए, हमने पहले दिन से बोला हुआ है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि भाई ये जो 4-5 कैटेगरी हैं सेवा करने वाली, इनको संजीदगी से, सहानुभूतिपूर्वक, धैर्य रख के और सबकी ईमानदारी से सुन के, जितनी आप ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके उतनी सेवा करिए। कई बार समाज में इस तरह के इशू, मुद्दे बन जाते हैं कि आदमी उसमें बोलने की स्थिति में नहीं रहता, कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं रहता, घटनाएं ऐसी घट जाती हैं। तो उस वक्त थोड़ा वेट करिए, क्योंकि अगर मान ली कोई घटना घटी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, तो उसमें जो समय लगेगा, तो थोड़ा वेट करिए, इंतजार करिए। हम भी कई बार जल्दबाजी में बयान दे देते हैं, फिर वो हमारे लिए बड़े नुकसानदायक हो जाते हैं कि भाई इसने तो ये बोला, इसने ये कहा। इसलिए आज की जो राजनीति होगी है ना जी, बड़ा फूक फूक का कदम रखने की होगी है, बहुत फूक फूक का कदम रखने की। आप अच्छा करोगे, आपकी अच्छाई गिनी जाओगी कि नहीं गिनी जाओगी ये तो पता नहीं, आप बुरा करो भी नहीं, आपकी बराबर वाला भी अगर आपका बुरा कर गया ना उन्हें अपने स्वार्थ में, उसकी आंच आप पाओगे, जलोगे आप। आजकल तो फोटो का टाइम, फोटो निकल जाते ना। अब तो दिक्कत क्या होती है भाई, मान लीजिए, अब बताओ, मैं एक बात बताऊं, हजारों लोग मिलेंगे जी, कई आदमी कह देते जी फोटो खिंचवाओ जी, भाई फोटो भी खिंचवाते हैं, हाथ भी रख कर खिंचवाते हैं। तो ये थोड़ी पता है कि भाई यू कल क्रिमिनल है या क्राइम करके आएगा। मेरे पास सुना जी, इतने लोगों में किसने देखा भाई यू क्राइम कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब फिर आदमी पे ये पूछना शुरू करें, भाई तू साफ सुथरा है कि नहीं, तेरे खिलाफ कोई FIR तो नहीं है, ये पूछी जाएगी। देखिए सामाजिक लोग हैं, समाज में रहना है, समाज में सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोगों के पास सब तरह की समस्याएं हैं। और मैं अपने सब जितने भी हम लोग राजनीति के माध्यम से सेवा करने वाले लोग, चाहे हम पक्ष के चाहे विपक्ष के हैं, ये सुनिए, मेरा तो एक निवेदन है, खुली किताब रखते हुए ईमानदारी से अपना काम करिए, बाकी चीज परमात्मा पे छोड़ो, जो होगा सो होगा, क्या करें। राजनीति तो यही कहा जाता था कि राजनीति सबसे बड़ा जनसेवा का जरिया है। आज भले उसका प्रारूप बदल गया है, चीजें बदल गई, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का लोग तो हैं जो आज भी उस पेशे को पेशा बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से। शुक्रिया।